हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे भारत देश में कई प्रकार की रामायण लिखी गई है। जैसे कि लोग कहते हैं 300 प्रकार की रामायण लिखी गई है। इसमें एक रामायण यह भी है, स्वामी पेरियार और उनकी चच्ची रामायण। उनके लेखक हैं सुमेध जग्रवाल। हम आज अध्याय 9 का लंका कांड का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे। रामायण के कथा अनुसार जो उड़कर लंका जा सकते थे, रीछ और वानर नहीं उड़ सकते थे, किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे। जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बड़े। रामादल की सेना ज़्यादा से ज़्यादा 5000 से ज़्यादा नहीं होगी, तब हनुमान सूरज को निकल सकते हैं और पहाड़ों को उठा सकते हैं। तो हनुमान को रामादल की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी। रामादल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान की पूरी सेना को उड़कर लंका पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा उपाय ये था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के क्लेश और विकार दूर क्यों नहीं किए। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख दूर कैसे कर सकते हैं। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे यही परिणामित होता है कि हनुमान न तो उड़ सकते थे और न ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया हुआ है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं शताब्दी में हुआ था। बालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में बंदर और बालू लिख और पढ़ सकते थे तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। बालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता तो वह मनुष्य को भी हिंदी सिखा सकता था। और राम के समय में ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है। इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय बालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख सकते थे। राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैरना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी पर डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहेगी जब तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला पत्थरों का ऐसा कोई पुल होता तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों पाखंड है। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग है में तुलसीदास ने लिखा है कि
लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु उनसे वे नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप्पे लिखते हुए शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग रात और दिन पूजा और सम्मान देकर देश को काल के गाल में धकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे तो देश को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने यह भी गणना नहीं की कि जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी। लक्ष्मण के शरीर को दाएं तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50-50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते हैं तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होगी, अर्थात 25 लाख मीटर अर्थात 2500 किलोमीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर था तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत से हाथ बटाकर दवा का सेवन कर लेते और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पे तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई है। ब्राह्मण लोग हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे मूर्ख था। जब श्रीलंका के हकीम ने उसको हिमालय से संजीवनी बुट्टी नामक दवाई लाने के लिए कहा था, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को न उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवर पत्थरों पर राम नाम हिंदी में लिख सकते थे तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवा कर ले जाते और उस कागज को हिमालय को बता देते तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई बुट्टी कोई हनुमान को दे देते, परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक मूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठाकर लाया था। इससे पुष्टि होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। यदि हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचने के लिए पुल की आवश्यकता नहीं होती। वह रामादल को अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन था, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता है। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामादल मूर्खों की फौजी है। आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।